हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 4 हम आज के इस सेशन में हल करेंगे। इससे पहले हमने आपको हिंदी साहित्य के 3 मॉडल पेपर हैं जो हल करवा दिए हैं। आप उन्हें हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक बार ज़रूर देख लेना। साथियों, इन्हीं मॉडल पेपरों में से आपके पेपर में आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है जो गद्यांश से संबंधित आएगा, जिसमें हमें प्रश्न दिए गए हैं और इनका जो हमें आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया हमसे कि उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक है। तो नारी, नारी के रूप और भारतीय नारी का जीवन और नारी स्वरूप। तो इसका आंसर है वो है भारतीय नारी का जीवन। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वो है भारतीय नारी का जीवन। अगला दूसरा सवाल है, लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है। तो देवता को, राक्षस को और नारी को और पुरुष को। तो यहाँ पर है जो लेखक ने बताया नारी को है वो त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति बताया है। अगला तीसरा सवाल है हमारा कि नारी जीवन का मूल मंत्र है तपस्या, त्याग, श्रद्धा और भक्ति। तो नारी जीवन का सबसे बड़ा जीवन का मूल मंत्र है वो है त्याग। अगला चौथा सवाल है हमारा कि नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है भक्ति से, युक्ति से, नीति से और तपस्या से। तो इसका आंसर है वो नारी को त्याग रूपी मंत्र है वो सिद्ध करने के लिए तपस्या से वो क्षमता प्राप्त होती है। अगला पांचवा सवाल है, नारी का प्रमुखतः कौन सा रूप दिखाई पड़ता है। तो कन्या रूप, भार्या रूप, मातृ रूप और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला छठा सवाल है, नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो नारी के जीवन का तपस्या काल है वो है पूर्व का काल वो माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका के कोष्टक में लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या है काव्यांश दिया गया और काव्यांश के प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका है भारतवर्ष, भारत महिमा, आर्य भूमि की महत्ता और भारत की श्रेष्ठता। तो इसका उपयुक्त जो हमारा शीर्षक होगा वो होगा भारत की श्रेष्ठता। अगला दूसरा सवाल है हमारा, कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया है। देवभूमि, तपोभूमि, ऋषि भूमि और वेद भूमि। तो कवि ने है वो भारतवर्ष को है ऋषि भूमि कह करके क्या है पुकारा, संबोधित किया है। अगला तीसरा सवाल है, भारत भूमि के निवासियों को जाना जाता है आर्य, द्रविड़, सिंधु और वैदिक। तो इसका आंसर है वो है आर्य। भारत भूमि के निवासियों को क्या माना जाता है, आर्य के नाम से जाना जाता है। अगला चौथा सवाल है, कवि ने संसार का सिरमौर किसे माना है। नव भारतवर्ष को, प्राचीन भारतवर्ष, उत्तर भारत और उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर है वो है उत्तर भारतवर्ष को कवि ने संसार का सिरमौर माना है। अगला पांचवा सवाल है, भारत के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुई कला की, कौशल की, विद्या की और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर है उपयुक्त सभी शिक्षाएं वो जो हमारे आचार्यों द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं कला की, कौशल की और विद्या की। अगला छठा सवाल है, कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया है। अमेरिका, जापान, भारतवर्ष और जर्मनी। तो कवि ने वो है भारतवर्ष का सबसे जो अधिक है उत्कर्ष बताया है।
अगला दूसरा सवाल है हमारा कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी दूसरा सवाल है हमारे पेपर में रिक्त स्थान से संबंधित आएगा, जिसमें हमारा पहला रिक्त स्थान दिया गया है स्वच्छता और स्पष्टता, यानी बीच में रिक्त स्थान दिया। फिर गुण की विशेषताएं, तो यह प्रसाद गुण की विशेषताएं हैं स्वच्छता और स्पष्टता। दूसरा है जहाँ वाक्य में शब्द प्रयोग के अंतर्गत कर्महीनता हो वहाँ कौन सा होता है, अकर्मत्व का दोष होता है। अगला तीसरा द्विमात्रिक वर्ण में गुरु होता है। चौथा सवाल है छपे में 6 पदों से मिलकर बनता है। पांचवा है काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार हैं। और छठा है जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला हमारा तीसरा सवाल है निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा है वो 20 शब्द हैं। और इस तीसरे प्रश्न में आपको 12 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी हैं 1-1 अंक के दिए गए हैं। जिसमें हमारा पहला सवाल है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। दूसरा सवाल है अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो अन्योक्ति अलंकार का हमें उदाहरण देना, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है जिसमें अन्योक्ति अलंकार भरपूर भरा हुआ है। अगला हमारा सवाल है विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो विशेष रिपोर्ट है वो है 4 प्रकार की होती है, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अगला हमारा चौथा सवाल है कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। तो एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना ज़रूरी है। अगला 5वां सवाल है पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में मुख्य अंतर क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। पत्रकारीय लेखन का संबंध है वो वास्तविक घटनाओं और समस्याओं और मुद्दों से हैं, जबकि साहित्यिक लेखन का कल्पना से हैं। अगला 6वां सवाल है हमारा निस्संदेह लोग किन्हें कहा जाता है। तो निस्संदेह लोग रामचंद्र शुक्ल तथा उनकी साहित्यिक मित्र मंडली को कहा जाता है। अगला हमारा 6वां सवाल है बालक बच गया निबंध में लेखक का श्वास क्यों घुट रहा था। तो बालक को कम आयु में रटन प्रवृत्ति द्वारा गंभीर प्रश्नों के उत्तर देते देखकर लेखक का है श्वास घुट रहा था। अगला आपका 8वां सवाल है 12 मासा के पदों का वर्ण्य विषय क्या है। तो 12 मासा के पदों का में नायिका नागमती के वीर्य का वर्णन है जिसमें शीत ऋतु के 4 महीनों का कर्म पूर्वक वर्णन किया गया है। अगला हमारा 9वां सवाल है नायिका के सौंदर्य को क्षण क्षण दुर्बल होने पर किसकी उपमा दी गई है। तो कवि ने नायिका के सौंदर्य की उपमा पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन घटने की दी है। अगला 10वां सवाल है कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है। तो कविता है वो वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी है। अगला 11वां सवाल है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कहानी का मुख्य जो बिंदु होता है केंद्रीय बिंदु वो क्या होता है। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कहानी का नाटक। क्या होता है, नाटक। अगला 12वां सवाल है एक नाटक के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। तो एक नाटक के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब हमारा पेपर का खंड ब है जिसमें 4 से लेकर के 15 तक प्रत्येक प्रश्न अधिकतम शब्द सीमा है वो 40 शब्दों में लिखना है। हमारा चौथा सवाल है अखबारों में प्रकाशित होने वाले समाचारों की खास शैली कौन सी होती है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि अखबारों में प्रकाशित होने वाले समाचारों की खास शैली कौन सी होती है। तो अखबारों
के समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उसे कम महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म न हो जाए। अगला है पांचवा सवाल हमारा, पत्रकारीय लेखन किन के लिए लिखते हैं? तो पत्रकारीय लेखक अर्थात अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक एक विशाल समुदाय के लिए लिखते हैं और इस समुदाय में समाज के विभिन्न वर्ग आते हैं और इसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर व किसान भी सभी शामिल हैं। अगला छठा सवाल है, शेर लघु कथा में किस प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेर लघु कथा में शेर व्यवस्था का प्रतीक है और उसके मुंह में प्रवेश करने वालों को निगल लेता है और शेर वस्तुतः सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों का भी प्रतीक है और प्रस्तुत कहानी में ऐसे लोगों की ढोंगी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है। अगला सातवां सवाल है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है और उसका प्रतिपाद्य लिखिए। वसंत आया कविता में कवि को इस बात की चिंता है कि आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट रहा है और इसलिए वह ऋतुओं के परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाता है और वह प्रकृति के सच्चे सुखों से वंचित रहता है और यह दुखद स्थिति है कि महापरिवर्तन का ज्ञान हमें कैलेंडर को देखने से तथा पुस्तकों को पढ़ने से ही मिलता है। अगला आपका आठवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जायसी अथवा जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का कवि साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसमें से आपका जायसी से भी महत्वपूर्ण है वो जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का आपको कवि परिचय है वो याद कर लेना है। हिंदी साहित्य में जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उस पद्मावत महाकाव्य की रचना की जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम आख्यान और प्रबंध काव्य माना जाता है और जायसी ने अवधी भाषा अपनाकर दोहा चौपाई शैली में पद्मावत की रचना की और लोकोक्तियों, मुहावरों तथा अलंकारों के प्रयोग में इन पर लोक संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है और इनकी अन्य कृत्य हैं अखरावट और आखिरी कलाम। और अगला है हमारा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में भारत की भूमि की रचना, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीय जागरण आदि का सौर व्यक्त किया। उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि काव्य, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी आदि है जो नाटक और कंकाल, तितली, इरावती यह इनके उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप ये इनके हैं कहानी संग्रह तथा काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह की रचना कर साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी हो चलाई है और इसलिए जयशंकर प्रसाद का आपको कवि परिचय वो वेरी इंपॉर्टेंट कवि परिचय है, तो इसको आपको एक बार याद जरूर कर लेना है। अगला 9वां सवाल है, प्रेम गन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बद्री नारायण चौधरी की दृढ़ मान्यताओं को लेकर शुक्ल जी ने क्या बताया? शुक्ल जी ने बताया कि बद्री नारायण चौधरी दृढ़ मान्यताओं को तर्क देकर पुष्ट करते थे और वे नागरी को लिपि न मानकर उसे नागर अपभ्रंश से विकसित शिष्ट लोगों की भाषा मानते थे और वे मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखते थे और कहते थे कि मीर यानी समुद्र से उत्पन्न अर्थात समुद्र की पुत्री लक्ष्मी का पुर, इस तरह वे मिर्ज़ापुर को लक्ष्मीपुर कहते थे। अगला 10वां सवाल है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? तो कवि का यह आशय है कि वसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है और गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और उनसे भिखारियों को खूब भीख मिलती है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आने पर मधुरता व खुशियाँ छा जाती हैं, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरों पर चमक भी बढ़ जाती है और कटोरों में पड़ते सिक्कों की चमक में कवि को वसंत उतरता दिखाई देता
हैं। अगला फिर से आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां, जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी अथवा ममता कालिया में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इस बार आपके पेपर में 2 कवि परिचय पूछे जाएंगे। एक तो 8वां प्रश्न है जो कवि परिचय से संबंधित आएगा, और एक 11वां प्रश्न है आपका जो कवि परिचय से संबंधित आने वाला है। इसलिए 5-7 कवियों के आपको परिचय याद कर लेना है। तो पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था, और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में उनकी विशेष रुचि थी। इसी प्रकार भाषा विज्ञान विषय के प्रति गहरा लगाव था, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह पुरानी हिंदी निबंधमाला, काशी, जय जमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मोरेसी मोई, कुंठा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था ये इनकी रचना है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रचना है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। और अगला है हिंदी के नई कहानी आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है, और इनके बेघर, नरक दर नरक और एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, और इनके हाल ही में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे। अगला आपका 12वां सवाल है, आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती, ऐसा क्यों कहा गया है? तो स्पष्ट करें। बैरों ने शत्रुतावश सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी, और रुपए चुरा लिए। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो तब सूरदास रात भर जली हुई झोंपड़ी की राख में रुपयों की पोटली टोल रहा, और वह आशा कर रहा था कि रुपए पिघल कर चांदी बन गई होगी, और वह जो तो ज़रूर ही मिल जाएगी, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला 13वां सवाल है, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? तो शैला और भूप ने मिलकर खेतों को ढलवा बनवाया, और पानी जम जाता था, तब लकड़ी जलाकर उसकी उष्मा से बर्फ़ को पिघलाते और खेतों में पानी देते, और इस प्रकार शैला और भूप ने मिलकर पहाड़ पर अपनी मेहनत से ज़िंदगी की नई कहानी लिखी। अगला 14वां सवाल है, बिस्कोहर की माटी की कथा के केंद्र में क्या है, बताइए? तो लेखक के गांव बिस्कोहर, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर में गर्मी, वर्षा तथा शरद ऋतु का प्राकृतिक परिवेश कितना कष्टप्रद या सुखद रहता है उसका उल्लेख किया गया है, और साथ ही बिस्कोहर के प्राकृतिक परिवेश का अनुभूतिमय वर्णन और उसकी नैसर्गिक छटा का यथार्थ चित्रण करना इस कथा का केंद्र रहा है। अगला 15वां सवाल है आपका, बावड़ियाँ किसे कहते हैं? तो हमारे देश के ऐतिहासिक अभिलेखों में जल के संचयन के लिए तालाबों के साथ ही बावड़ियों का भी उल्लेख मिलता है, और बावड़ी उस बड़े और चौड़े कुएं को कहते हैं जिसका आकार तालाब जैसा होता है, और जिसमें पानी के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है, और वस्तुतः बावड़ी सीढ़ीदार बड़ा कुआं होता है। अगला आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन पर हम चर्चा कर लेते हैं, और इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 16वां है निबंधात्मक क्वेश्चन, जो निबंध बालक बच गया समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है, और इसमें अथवा में दे रखा बसंतमय काके पिक लेखक ने उक्त कथन द्वारा किस मनुष्य वर्ती के ऊपर प्रकाश डाला, उल्लेख कीजिए। आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। फिर 17वां सवाल है, वसंताया कविता में निहित व्यंग्यार्थ पर प्रकाश डालिए, और अथवा में भी आएगा, जिसमें एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण विस्तार से कीजिए। और 18वां सवाल है, आरोहण पाठ को ध्यान में रखकर पर्वतारोहण की प्रासंगिकता तथा उसके गुणों का वर्णन कीजिए। और अथवा में विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए।
और 19वां सवाल है आपके निम्नलिखित पठित काव्यांशों में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर दो काव्यांश दिए गए यानी अथवा दिए गए जिनमें से आपको एक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में आपको सबसे पहले तो लिखना है प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर यहाँ पर किसी भी कविता में से आपके आए तो उसका परिचय लिखना है। फिर उसके बाद व्याख्या करना है और उसके बाद आपको अंतिम में विशेष लिखना है। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। 20वां सवाल आएगा वो आपके गद्यांश में से किसी एक की प्रसंग यानी 20वां सवाल है वो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है आपको। तो जैसे आपने काव्यांश की व्याख्या की वैसे ही गद्यांश की करनी है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या और फिर विशेष लिखना है। 21वां सवाल है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दानुसार गर्भित निबंध लिखिए। तो यानी आपको 4 हैं वो निबंध दिए जाएंगे, उनमें से आपको क्या करना है, एक पर निबंध लिखना है। तो साथियों ये था आपका मॉडल पेपर 4 और इसकी सारी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी और इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना और पिछले जो भी वीडियो है उनको भी आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ प्रश्न है जो आपको आपके पेपर में वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे ये कहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन मॉडल पेपरों को जान सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।